शुरू होने वाला है खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं दिनेश गौतम। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं बिग एंड बोल्ड, आपके लिए जरूरी हर खबर आपके पसंदीदा अंदाज में, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बुलेटिन विद नो कंफ्यूजन। सबसे पहले वो खबरें जो आज पूरे दिन रही बिग एंड बोल्ड। ये वो खबरें, बात एक ऐसी दरगाह के खादिम की, एक ऐसे दरगाह की खादिम की जिसकी जुबान महिलाओं को लेकर इतनी भद्दी हो सकती है कि यकीन करना मुहाल है। बात बरेली की केरल स्टोरी की भी करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपका भी कलेजा कांप जाएगा। दिखाएंगे किस तरह सीएम योगी का बुलडोजर मुख्तार गैंग पर प्रहार के लिए स्टैंड बाय मोड पर है। बात पश्चिमी तट पर आ रहे तबाही के महा तूफान की भी होगी। दिखाएंगे इससे निपटने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी कितनी पुख्ता है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं बिग एंड बोल्ड में ये अहम खबर। इन तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र के रत्नागिरी का है। यहां समंदर के किनारे बैठे लोग और दुकानें ऊंची लहरों की चपेट में आ गए। लहरों के रूप में समंदर का पानी चौपाटी पर दुकानों के भीतर तक घुस गया। देखिए जरा, ये है समंदर, और समंदर का ये रूप क्यों है ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। समंदर किनारे बैठे लोग भी लहरों की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। लोग शायद समंदर में उठे तूफान के बारे में सतर्क नहीं थे। गणपति पुले की सीढ़ियों पर समंदर का पानी चढ़ गया, और ये वीडियो उस महा तूफान के आने का ट्रेलर भर है जिसके बारे में आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं। बिपरजॉय, यहां देखिए आप जरा, ये है तूफान का, और ये सिर्फ उसकी आमद की दस्तक है। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी, अब आप जरा इसके मायने समझिए। रत्नागिरी में अरब सागर तूफान पर उफान पर है, और इसकी वजह है बिपरजॉय। ये महातूफान गुजरात के पोरबंदर से इस वक्त 320 किलोमीटर दूर है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जून की सुबह से उत्तर की तरफ ये बढ़ सकता है। महाचक्रवात पहले सौराष्ट्र और कच्छ को पार करेगा, और फिर 15 जून को दिन के 12 बजे ये मांडवी के पास जखो बंदरगाह से टकराएगा। हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तूफान का सबसे ज्यादा असर पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, कच्छ, मोरबी जिले पर पड़ सकता है। इस महाचक्रवात से निपटने के लिए केंद्र और गुजरात सरकार दोनों एक्टिव मोड पर है। कच्छ और सौराष्ट्र में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीमें तैनात की गई हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दे दी गई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अब की बार जो महातूफान आ रहा है उसका नाम ये बिपरजॉय कैसे पड़ा। तो बहुत जल्दी से ये भी समझ लीजिए कि तूफानों के नामकरण के लिए ऑड इवन फॉर्मूला रखा गया है। केजरीवाल वाला नहीं, ये दूसरा है। इवन है, इवन साल है तो पुल्लिंग नाम, और ऑड साल है तो स्त्रीलिंग नाम होता है। 2004 से हिंद महासागर में एक क्षेत्र में यहां पर उठने वाले तूफानों को लेकर नामकरण की शुरुआत हुई। इसको लेकर एक कमेटी बनी, और इस कमेटी में शामिल भारत समेत 13 देश नामों की लिस्ट बनाते हैं। इस बार नाम देने की बारी बांग्लादेश की रही। बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम दिया, और इसका मतलब होता है आपदा। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर इसी से जुड़ी हुई। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और एनडीआरएफ के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में चक्रवात से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। पीएम ने राहत और बचाव काम को लेकर दिए निर्देश। द्वारका में करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर गाजियाबाद में धर्मांतरण कांड को लेकर मास्टरमाइंड शाहनवाज और बद्दो की ट्रांजिट रिमांड मंजूर हो गई। ठाणे कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को सौंपने का दिया आदेश। बद्दो को ठाणे से गाजियाबाद लाएगी यूपी पुलिस। कल अलीबाग से पकड़ा गया था धर्मांतरण का आरोपी बद्दो। शाहनवाज के पास से आईपैड, लैपटॉप और मोबाइल बरामद। मुंब्रा के अपने घर में शाहनवाज ने बना रखा था गेमिंग सेटअप। लेकिन धर्मांतरण के लिए किस किस तरीके के टूल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये टूल किट भी समझिए। देश भर से धर्मांतरण की खबरें रोज सामने आ रही हैं। कन्वर्जन गैंग वर्चुअल दुनिया को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और गेमिंग ऐप से लेकर हर जगह कट्टरपंथी गिरोह सक्रिय हैं। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग के धर्मांतरण का केस सामने आया है। दूसरी तरफ देहरादून में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए धर्मांतरण का खेल खेला गया। दोईवाला गढ़वाली कॉलोनी में रहने वाला 24 साल का युवक वैभव 4 साल में इस्लाम का कट्टर अनुयायी बन गया। वो उर्दू में पढ़ने लिखने लगा और 5 वक्त की नमाज करने लगा। परिवार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने वैभव का मोबाइल और लैपटॉप चेक किया तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। वैभव कई इस्लामिक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ था। वो मौलवियों के भी संपर्क में था और उन्हें लगातार फॉलो कर रहा था।
पुलिस वैभव के लैपटॉप और मोबाइल से मिले वेबसाइट्स के लिंक्स और सोशल मीडिया सर्च की जांच कर रही है। शुरुआती तफ्तीश से साफ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कट्टरपंथी इस्लामिक गैंग सक्रिय हैं, जो दूसरे धर्म के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यूपी के बरेली से। यहां भी देखिए, न सिर्फ कन्वर्जन हुआ बल्कि और क्या क्या हुआ। यहां धर्मांतरण की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। केरल स्टोरी की तरह नाबालिग से हैवानियत हुई। हिंदू नाबालिग बच्ची का अपहरण के बाद बलात्कार हुआ। 55 साल के अधेड़ शाह आलम ने किया बलात्कार। कई दिनों तक बलात्कार के बाद कन्वर्जन का दबाव डाला। अधेड़ शाह आलम ने बच्ची को उत्तराखंड के काशीपुर भेजा। काशीपुर में शाह आलम के 2 दोस्तों ने बच्ची के साथ बलात्कार किया। काशीपुर के बाद हिंदू बच्ची को नोएडा भेजा गया। यहां भी कई दिनों तक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ। कितनी दर्दनाक, हैरान कर देने वाली और सन्न कर देने वाली ये खबर। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बात एक खादिम की गंदी जुबान की सुनिए। महिलाओं के अपमान पर नवभारत के सवालों से भागे सरवर चिश्ती, कहा जुबान फिसल गई, माफी मांगता हूं। चिश्ती ने महिलाओं को अपशब्द कहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्रवाई की मांग भी सामने आई है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार कल बड़ा बयान सामने आया। इंद्रेश कुमार ने कहा, प्यार के नाम पर वासना का कारोबार चल रहा है, प्यार को किया जा रहा है धूमिल, प्यार के नाम पर हत्या और धर्मांतरण की हो रही है साजिश। इंद्रेश कुमार ने प्यार के नाम पर धोखाधड़ी और हिंसा की निंदा की। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, मुख्तार के करीबी बिल्डर के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलाने की तैयारियां हो रही हैं। बिल्डर नदीम के अपार्टमेंट को 30 दिन में खाली करने के निर्देश लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया। बिल्डर को नोटिस का जवाब नहीं देने पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई 5 फ्लोर की बिल्डिंग और बेसमेंट। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट केस को लेकर मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर के एक मामले में कल आएगा फैसला। गाजीपुर कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला मुख्तार के खिलाफ। आजमगढ़ कोर्ट में भी कल होगी गवाही। 2014 में आजमगढ़ के मजदूर हत्याकांड में मुख्तार आरोपी, मऊ के दोहरे हत्याकांड में भी मुख्तार के खिलाफ कल गवाही। और अब बिग एंड बोल्ड क्विक टेक्स। उत्तरकाशी में मुस्लिम समुदाय के पलायन को लेकर उत्तराखंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती की तैयारी कर ली गई है। संजीव जीवा हत्या मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक घटना वाले दिन कोर्ट रूम में वकील की वेशभूषा में एक और संदिग्ध मौजूद था, जिसका काम हत्यारे विजय का मर्डर करना था, लेकिन वारदात के बाद बने हालातों की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का एक विशेष संबोधन के जरिए स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने काशी को ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र बताया। पीएम ने कहा, मुझे खुशी है कि G20 का विकास एजेंडा काशी तक पहुंचा है। झारखंड में मौसम विभाग ने 15 जून तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों को बढ़ाकर 14 जून तक कर दिया है। प्रदेश के रांची, जमशेदपुर, दुमका जैसे कई शहरों में हर रोज तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। बिहार के भागलपुर में कॉलेज का फॉर्म भरने आए छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथापाई में 4 युवकों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको लिए चलता हूं पॉलिटिक्स की तरफ और यह बताता हूं कि आज क्या हुआ, किसानों ने कहां पर, किस मुद्दे पर क्या किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम किया किसानों ने। सूरजमुखी फसल की एमएसपी के मुद्दे पर भड़के हैं किसान। उनका कहना यह है कि सूरजमुखी की फसल की जो एमएसपी फिक्स की गई है उस पर तो ये बिक ही नहीं रही है हमारी फसल, इसको हम कम दामों में बेचने के लिए मजबूर हैं। फिर ऐसे में एमएसपी का फायदा क्या रह जाता है। किसानों की सूरजमुखी के बीजों के तय एमएसपी पर खरीदने की मांग को लेकर उनका कहना यह है कि जो एमएसपी तय की गई है उस पर खरीदा जाना चाहिए सूरजमुखी का बीज। राकेश टिकैती ने संभाली प्रदर्शन की कमान। नेशनल हाईवे जाम होने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी तादाद में किसान सामने आए और ये हाईवे का हाल वहां पर क्या रहा होगा। और अब बहुत जल्दी से आपको यह बताता हूं कि क्या 2024 में हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक विजय से उत्साहित कांग्रेस ने आज से एमपी में चुनावी शंखनाद कर दिया। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में 101 ब्राह्मणों के साथ मां नर्मदा की पूजा के साथ अभियान की शुरुआत की। जनसभा में भी प्रियंका ने लोगों से हर हर गंगे के नारे लगवाए और शिवराज सरकार पर हमले के साथ 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक अगर एमपी में कांग्रेस सरकार बनी तो हर महिला को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, 1000 का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट तक हाफ होगी।
सॉफ्ट हिंदुत्व और बजरंगबली के भरोसे कमलनाथ मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक वाली विजय दोहराने की कोशिश में हैं। प्रियंका के दौरे को लेकर कांग्रेस ने पूरे शहर में हनुमान जी की 30-30 फुट की गदा लगाई। वहीं कांग्रेस के सनातन प्रेम पर बीजेपी हमलावर है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू बताया है, जबकि मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रियंका एमपी में चुनावी छलावा करने आई हैं। कर्नाटक में बजरंग दल के मुद्दे पर बीजेपी के हमलावर होने के बावजूद हुई जीत से कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में भी उम्मीद लगाए हुए है। पिछले दिनों कमलनाथ ने जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए और सुंदरकांड का पाठ किया, उससे साफ है कि चुनाव में कांग्रेस का जोर हिंदुत्व पर ही रहेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने और हटाने की अपील। कार्यकर्ताओं को दिया नया नारा, 80 हराओ बीजेपी हटाओ। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और अखिलेश ने नारा दिया है कि उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए तो उससे अपने आप केंद्र से वो हट जाएगी। उसके पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर आपने पहले हिंदुत्व देखा कांग्रेस का और यहां पर अखिलेश यादव का भी हिंदुत्व आपको नजर आ रहा है। ये नमिशा रंडी की तस्वीरें हैं, ललिता देवी की पूजा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और अब आपको अगली खबर की तरफ लिए चल रहा हूं। यहां देखिए जरा, बिहार कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति के चलते मचा घमासान। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर जारी गुटबाजी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा फैसला, अजीत शर्मा को हटाकर शकील अहमद को बनाया कांग्रेस विधायक दल का नेता। सिर्फ 8 विधायकों की मौजूदगी में लिया गया फैसला। अजीत शर्मा ने कहा कि नहीं पता उन्हें क्यों हटाया गया। वहीं अखिलेश सिंह का कहना है कि आला कमान ने लिया यह फैसला। विपक्षी एकता को लेकर मीटिंग होने वाली, उससे पहले कांग्रेस का हाल क्या है ये आपने देखा बिहार के भीतर। और अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई ये खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कुकी समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले खबर यह आ रही थी कि शांति समिति की बैठक में कुकी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं गए। सूत्रों के हवाले से यह खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। असम के गुवाहाटी में हुई बैठक, कई मुद्दों पर बनी सहमति। मणिपुर में शांति बहाली के लिए ये उम्मीद इससे जागती है। 2 दिन पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने किया था इंफाल का दौरा। अगले हफ्ते मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में भी जा सकते हैं असम के मुख्यमंत्री। और अब आपको बहुत जल्दी से दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक्स। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के प्रतापगढ़ को 2200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश में हो रहे विकास का जिक्र करते हुए कहा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना ने पूरे यूपी की तस्वीर बदल दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद और पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की तबीयत में फिलहाल सुधार है। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्मी में घूमने की वजह से उन्हें लू लग गई थी। दरअसल रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान नकुलनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। WFI चीफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने ऐलान किया है कि जब तक उनके सभी मुद्दों का हल नहीं हो जाता वो एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा, पुरोला से पलायन कर चुके परिवारों को वापस बुलाया जाए, साथ ही स्थानीय मुस्लिम परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बाल श्रम निषेध दिवस पर हिमाचल विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के 68 बच्चे सीएम, स्पीकर, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों की भूमिका में नजर आए। इस दौरान स्टूडेंट्स ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, खाली पड़े टीचर्स और डॉक्टर्स के पदों को लेकर सवाल पूछे। और अब बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल। और इस बार जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, पहली खबर बहुत हैरान करने वाली। ताइवान ने पहली बार चीन के जहाजों को इस तरीके से खदेड़ा है। ये पूरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। ताइवान ने चीन के 10 लड़ाकू विमानों को अपनी हवाई सीमा से बाहर खदेड़ा। जासूसी के मकसद से चीन ने भेजे थे अपने लड़ाकू विमान। चीन के फाइटर जेट ताइवान स्ट्रेट में मेडन लाइन को पार करते हुए घुसे थे ताइवान में। ताइवान के एयरफोर्स फौरन आई अलर्ट मोड पर अपने लड़ाकू विमानों से चीन के सभी फाइटर जेट्स को खदेड़ा ताइवान की हवाई सीमा के बाहर। ताइवान के जेट्स ने इस तरीके से पहली बार चीन के जेट्स को बाहर खदेड़ा है। अब देखना यह है कि रिएक्शन क्या होता है चीन का इस पर। और उधर रशिया यूक्रेन वॉर में क्या चल रहा है। यूक्रेन कह रहा है हमने अपने कई टेरिटरीज को रिकैप्चर किया है और कहा यह जा रहा है वैगनर ग्रुप ने। तो अब रशिया का कहना मानने से भी इनकार कर दिया है। पूरी खबर ये देखिए। पूर्वी यूक्रेन के कई मोर्चों पर यूक्रेन आर्मी और रूसी सेना के बीच भीषण जंग जारी है। डोनेस्क के कई इलाकों पर यूक्रेन आर्मी ने फिर से कब्जे का दावा किया है। पिछले 2 दिन में यूक्रेन के ग्राउंड फोर्स ने डोनेस्क में रूसी फौज के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और रूसी फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रशियन कमांड सेंटर पर यूक्रेनी झंडा फहराने का वीडियो भी जारी किया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने भी डोनेस्क में रूसी कब्जे वाले कई क्षेत्रों पर यूक्रेन के फिर से कब्जे का दावा किया है। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में यूक्रेन आर्मी का भीषण काउंटर अटैक जारी है। यूक्रेन ने ब्लैक सी पर रूस के सुखोई 25 को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि रूस का कहना है कि रूसी युद्धपोत पर यूक्रेनी हमले को विफल कर दिया गया।
रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कीव ने इस हमले के लिए 6 अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन सभी ड्रोन्स नष्ट कर दिए गए। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। यूक्रेन का दावा है कि खेरसॉन में बाढ़ प्रभावितों को लेकर जा रही बोट पर रूसी सैनिकों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 आम नागरिकों की मौत हो गई और 10 लोग जख्मी हो गए। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, वैगनर ग्रुप ने पुतिन का आदेश मानने से इनकार कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने युद्ध के मैदान में लड़ रहे सभी लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया आदेश, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब सब लोगों को पुतिन की सेना में होना होगा शामिल। लेकिन पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कहा, रूस के रक्षा मंत्रालय के साथ नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन। पहले भी कई मुद्दों पर पुतिन से बगावत कर चुका है वैगनर ग्रुप। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, रूस के कब्जे में अमेरिका का स्टेल्थ ड्रोन। यूक्रेन की तरफ से हमले के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन को रूस ने लिया कब्जे में, और उस ड्रोन को पुतिन ने भिजवाया ईरान। ईरान में ड्रोन को रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक से रेप्लिकेट करके बना दिया गया, और अगर ईरान इसमें कामयाब हो गया तो यूक्रेन युद्ध में रूस को मिल सकती है बड़ी कामयाबी। अमेरिका के हथियारों की उसी की टेक्निक से उसको मात देने के लिए रशिया इस कदम का इस्तेमाल कर सकता है। और अफ्रीकी देश सूडान में 24 घंटे के सीज फायर के बाद फिर शुरू हुई गोलाबारी। गोलाबारी में 7 लोगों की मौत की खबर है। सूडान में वहां की सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में चल रहा है खूनी संघर्ष। 2 महीने पहले सेना प्रमुख और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जो विवाद हुआ, तब से सूडान में यह आग सुलगती जा रही है। और गोलीबारी की घटना से फिर दहला अमेरिका। अमेरिका के मैरीलैंड में एक घर में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 7 से ज्यादा घायल। पुलिस ने फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करने का किया दावा। घटना की वजह साफ नहीं। पिछले हफ्ते ही वर्जीनिया के एक स्कूल में भी हुई थी गोलीबारी। उस घटना में हुई थी 2 लोगों की मौत। और हम लगातार बता रहे हैं, अमेरिका में होती इस तरह की घटनाएं ये बताती है कि वहां गन कल्चर और गन लॉबी कितनी ज्यादा हावी है और सरकार उसके सामने कितनी मजबूर। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। पिछले कुछ सालों में चीन और नॉर्थ कोरिया का कई देशों के साथ तनाव बढ़ा है, और इसका असर न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक पर भी क्लियर दिखाई दे रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें पिछले 1 साल में चीन, नॉर्थ कोरिया, भारत और पाकिस्तान के परमाणु जखीरों में हथियारों की तादाद में इजाफा हो गया है। हैरानी की बात यह है कि इस डेटा में रूस, अमेरिका के एटमी वेपन्स पिछले साल के मुकाबले कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। अब जरा देखिए, यहां पर आपको कंट्रीज दिखाई देती रहेंगी, यहां पर ग्लोब में उनकी पोजीशन यहां दिखाई देती रहेगी, और यहां पर आप उनके वेपन्स देखते जाएंगे। यहां रूस के बारे में कहा जा रहा है कि 88 पहले के मुकाबले कम हुए हैं, और 5977 से 5889 2022 और 2023 के हिसाब से बात आप देख रहे हैं। अमेरिका 184 कम, यहां पर बताया जा रहा है 5428 पहले, और अब 5244। ये क्या वाकई पहले से कम हुए? ये बताया जा रहा है वो स्टॉक पाइल है जो कभी भी इस्तेमाल के लिए रेडी स्टॉक पाइल है। यूनाइटेड किंगडम 225 के 225, इसमें जो अंतर है वो 0 का दिखाई दे रहा है। बड़े स्टॉक पाइल्स कहां है और उसमें क्या फर्क आ रहा है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के मामले में भी जो डिफरेंस है वो 0 का है, 290 के 290। मतलब इन्होंने इस दौरान इस होड़ में अपने परमाणु जखीरे में इजाफा नहीं किया है। ये वो कंट्रीज हैं। चीन ने बेतहाशा इजाफा किया है। इस नंबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, 60। मतलब इस सब में जब पूरी दुनिया गाफिल रही यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में, तब इधर कोविड फैलाकर वो क्या करने में लगा हुआ था, देखिए जरा। 60 का बड़ा इजाफा किया गया है, 350 से 410 परमाणु उसका आर्सेनल। पाकिस्तान, ये भी देखिए जरा, खाने के लिए पैसे नहीं, हर दिन बैंकरप्ट होने की खबरें आती हैं, लेकिन उसने क्या किया है, 5 का इजाफा यहां दिखाई दे रहा है, 165 और 170। यहां पर देखिए अगली कंट्री को देखिए, भारत के बारे में बताया जा रहा है कि 4 का इजाफा उसमें भी हुआ है, 160 से 164 हुआ है। और जाहिर है हमारे पड़ोस में जिस तरह के हालात में, उस थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए हमको अपनी तैयारियां रखनी है। इजराइल 0, 90, 90। हालांकि इजराइल के बारे में कितना कुछ स्पष्ट रूप से सामने आया है। उत्तर कोरिया, ये भी आप जानते हैं, +5। ये +5 क्या वाकई +5 है? नोबडी नोज। लेकिन सिप्री का दावा यह है कि +5 हुआ है, 25 और 30। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया को इस बारे में आगाह करता है कि बीते दिनों जिस तरीके से पूरी दुनिया में अंदेशे बढ़े हैं, भय बढ़ा है, उस बीच में ये स्टॉक पाइल भी बढ़ा है। और अगर ये हुआ है तो जाहिर है ट्रीटी, ये जो अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट ट्रीटी कुछ महीने पहले खत्म हो गई, और बहुत संभव है कि इसकी वजह से दोनों देशों के बीच जो तनाव है, उसके बीच न्यूक्लियर वेपन्स के सही डेटा को सिप्री भी सामने नहीं ला पाया।
और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। फिलीपींस के माउंट मैन ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट की खबर है और ज्वालामुखी से तेजी से ये बहता हुआ जो लावा है उससे लोगों में दहशत फैली हुई है। देखिए लावा और राख दिखाई दे रहा है यहां पर। विस्फोट के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। एहतियात के तौर पर पास के कई इलाकों को खाली करवाने की कोशिश शुरू हो गई है। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया गया है। ये देखिए एक और वॉल्केनो हुआ एक्टिव। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल क्विक टेक्स। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले न्यू जर्सी के एक रेस्टोरेंट में मोदी जी की थाली को लॉन्च किया गया है, जिसमें खिचड़ी, रसगुल्ला, सरसों का साग और दम आलू से लेकर कश्मीरी व्यंजन, इडली, ढोकला, छाछ और पापड़ शामिल हैं। अमेरिका के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने सेमिनार के जरिए साजिश रची थी। इसके वक्ताओं में अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत मसूद खान के साथ पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री एडवोकेट अहमद बिलाल सूफी जैसे लोग शामिल थे। हालांकि लश्कर कनेक्शन सामने आने के बाद दोनों ने सेमिनार में हिस्सा लेने से मना कर दिया। ब्रिटेन को 755 साल के इतिहास में पहली बार महिला लॉर्ड चीफ जस्टिस मिलने वाली है। हालांकि फाइनल नाम का ऐलान 2 हफ्तों बाद होगा, लेकिन रेस के अंतिम पड़ाव में 2 महिला उम्मीदवार ही बची हैं, जिसके बाद यह तय है कि चीफ जस्टिस के पद पर कोई महिला जज ही काबिज होगी। एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के लिए एक ऐसे जीनियस इंजीनियर को हायर किया है जिसकी उम्र महज 14 साल है। कैरन काजी नाम का यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस महीने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को भी पूरा कर लेगा। मस्क के इस जॉब ऑफर के बाद कैरन दुनिया का सबसे कम उम्र वाला स्पेस इंजीनियर बन गया है। इजराइल में राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी प्रदर्शन अपने 24वें हफ्ते में पहुंच चुका है, लेकिन बावजूद इसके सरकार और प्रदर्शनकारियों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ताजा तस्वीरें तेल अवीव से आई हैं, जहां इजराइल के विवादित कानून का जमकर विरोध हो रहा है। और बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग में अब बहुत जल्दी से जान लीजिए कि जहां आप रह रहे हैं वहां पर मौसम अभी कैसा रहने वाला है। उत्तर भारत में जारी है प्रचंड गर्मी का कहर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में हीट वेव का खतरा। लखनऊ में 40 डिग्री के पार जा सकता है पारा, जबकि राजस्थान के कई जिलों को करना पड़ सकता है भीषण गर्मी का सामना। उधर केरल और तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुका है मानसून, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों के लिए मानसून का इंतजार अभी लंबा हो सकता है। और महंगाई के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत देने वाली खबर। खुदरा महंगाई दर 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने का दावा। केंद्र ने जारी किए सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ये आंकड़े। मई में सालाना आधार पर 25 महीने के निचले स्तर पर 4.25% पर पहुंची महंगाई दर। और भारत की जीडीपी में हुआ नया इजाफा और छुआ इसने नया आयाम। $3.75 ट्रिलियन की हुई भारत की जीडीपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऑफिस ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। भारत बन गया है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2014 में $2 ट्रिलियन थी जीडीपी और ट्वीट में भारत को बताया गया ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट। और आज सोमवार है, हफ्ते का पहला कामकाजी दिन। 2 दिन के वीकली ब्रेक के बाद ऑफिस कई लोग इसे ब्लडी मंडे और मंडे ब्लूज भी कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मंडे का एक कनेक्शन आपके हार्ट से, दिल से भी है। ब्रिटेन के एक स्टडी में जो खुलासा हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूं। सोमवार को दिल का दौरा पड़ने की आशंका 13% ज्यादा होती है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में ब्रिटिश कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी सम्मेलन में एक स्टडी रिपोर्ट पेश की गई। इसमें कहा गया है कि किसी दूसरे दिन की तुलना में कामकाजी हफ्ते के पहले दिन हार्ट अटैक के गंभीर और जानलेवा होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने 2013 से 2018 के बीच दिल के दौरे की वजह से अस्पताल में भर्ती आयरलैंड के 10,528 रोगियों के डेटा का विश्लेषण किया। गंभीर हार्ट अटैक को एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह तब होता है जब मुख्य कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। डेटा स्टडी में पाया गया कि सप्ताह की शुरुआत में STEMI की शिकायत अधिक हो सकती है और ये वजह तो बहुत ज्यादा अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे सर्कैडियन रिदम यानी शरीर की नींद या जागने के चक्र, जो उसका अंदर की घड़ी का चक्र होता है, हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उससे जोड़कर देख रहे हैं। अक्सर वीकेंड में हमारे सोने जागने का समय बदल जाता है। 2 दिन की छुट्टियों के बाद सोमवार को फिर जल्दी उठना और काम पर जाना शरीर को प्रभावित करने वाला हो सकता है। ऐसे में खासकर दिल के मरीजों को मंडे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर। अयोध्या के राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम अंतिम चरण पर है। आज ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने लिया जायजा। काम की हर दिन हो रही है निगरानी। अक्टूबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भूतल 3 मंजिला होगा राम मंदिर। ये 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में सागौन की लकड़ी के 46 दरवाजे होंगे। गर्भगृह का दरवाजा स्वर्ण जड़ित होगा। मंदिर में 392 स्तंभ होंगे। गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की
प्राण प्रतिष्ठा अगले साल जनवरी में होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। ये रोड्स जाहिर है सहूलियत के लिए बनते हैं, हाईवेज, रोड्स, एलिवेटर्स, ये सब सहूलियत के लिए बनते हैं, लेकिन गड़बड़ कहां होती है इस रिपोर्ट में देखिए। तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों की तस्वीरें दिल्ली के पास यूपी के नोएडा सेक्टर 18 की हैं। इस एलिवेटेड रोड ने उन लाखों लोगों का सफर आसान बना दिया है जो हर रोज एक्सटेंशन से कामकाज के लिए नोएडा आते हैं, लेकिन फ्लाईओवर पर गाड़ियों की बेकाबू रफ्तार ने इसे डेथ ब्रिज के तौर पर बदनाम कर दिया है। रविवार की सुबह 2 मीडिया कर्मी मनोज कुमार और गौरव सिंह इसी फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार हो गए। नाइट शिफ्ट के बाद दोनों सुबह बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान इस्कॉन टेम्पल के पास मदर डेयरी की वैन ने बाइक पर पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक 50 मीटर तक फिसलती चली गई, जिसमें मनोज और गौरव की मौत हो गई। पहले फ्लाईओवर पर कैमरों से गाड़ियों की रफ्तार मॉनिटर होती थी और चालान किया जाता था, लेकिन लाइटिंग बदलने की वजह से कुछ दिन पहले कैमरे हटा दिए गए और दोबारा अब तक नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से एलिवेटेड रोड पर गाड़ियां बेकाबू रफ्तार में दौड़ रही हैं। अगर कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही होती तो शायद मीडिया कर्मियों की जान बच जाती। एलिवेटेड रोड पर भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर और हल्की गाड़ियों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय है, लेकिन लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते हैं। 3 महीने पहले भी एलिवेटेड रोड पर हादसे ने एक युवती की जान ले ली थी। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में हर रोज 4 लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस साल अप्रैल तक नोएडा में 363 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 128 लोगों की जान चली गई। अगर आप भी इस एलिवेटेड रोड से गुजरते हैं तो संभल कर चलें। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर भोपाल के सतपुड़ा भवन से आग की है। यहां भीषण आग लग गई। एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से आदिवासी विभाग के दफ्तर में आग लगी। तीसरी और चौथी 5वीं मंजिल पर फंसे लोगों को निकाला गया। कई अहम फाइलें और सरकारी दस्तावेज जल जाने की भी खबर है। यहां देखिए आग भीषण, काफी भीषण आग एक इमारत के पूरे हिस्से को कई फ्लोर्स में कब्जे में ले लिया है। डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि लंच और डिनर में रोटी और चावल एक साथ मिक्स करना ठीक नहीं है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये खबर ध्यान से देखिए। सेहतमंद डाइट में रोटी और चावल के कॉम्बिनेशन को सही नहीं माना जाता। एक साथ दोनों नहीं खाने चाहिए। अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाइए, चावल तो चावल। हालांकि बहुत से लोग अनजाने में ये गलती करते आए हैं, इससे लेकिन शरीर पर असर पड़ता है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं रोटी और चावल एक साथ खाने से कैलोरी का इंटेक बढ़ता है। दोनों में कार्बोहाइड्रेट होने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है। चावल और रोटी एक साथ खाने से आंतों में फर्मेंटेशन भी ज्यादा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी सीधा रिश्ता होता है, मतलब डायबिटिक लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे शरीर में फैट बढ़ सकता है और ब्लोटिंग और सूजन की दिक्कत हो सकती है। डिनर के बाद अक्सर लोग सोने चले जाते हैं। ऐसे में ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो सुपाच्य हो और शरीर को इसे डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत की आवश्यकता ना हो। और जब आप ये दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को मिक्स करते हैं तो शरीर को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अब आपको दिखाते हैं आज की कुछ और अहम खबरें इस क्विक टेक। 2 दिन की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स जहां 99 अंक बढ़कर 62,724 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 38 अंकों की तेजी के साथ 18,601 के लेवल पर क्लोज हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने देश भर के बैंकों में 8,611 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए 18 से 40 साल तक के अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराकर तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद वो राफेल नाडाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए टाइटल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इस साल भारत वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है, जिसका शेड्यूल BCCI ने ड्राफ्ट कर दिया है। टूर्नामेंट का पहला मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, तो वहीं भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई के मैदान में होगा। टूर्नामेंट का ब्लॉकबस्टर मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। योगी छोड़ेंगे नहीं, ओवैसी मानेंगे नहीं। ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाला शाहनवाज अब यूपी पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस उसे लेकर थाने से निकल चुकी है और इस दौरान पुलिस को शाहनवाज के कुछ सीक्रेट अकाउंट हाथ लगे हैं। इन अकाउंट्स में शाहनवाज के मौलानाओं से संपर्क को लेकर खुलासे हो सकते हैं। धर्मांतरण पर यूपी पुलिस के एक्शन में अब तक क्या कुछ सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या शाहनवाज मकसूद खान इंस्टाग्राम के जरिए मौलवियों के डायरेक्ट टच में था? क्या शाहनवाज मकसूद खान व्हाट्सएप चैट ग्रुप के जरिए धर्मांतरण गैंग से बातचीत करता था? क्या शाहनवाज खान के तार दुबई और पाकिस्तान में बैठी धर्मांतरण ब्रिगेड से जुड़े?
नाबालिग बच्चों को टारगेट कर मुसलमान बनाने वाला शाहनवाज जैसे ही यूपी पुलिस के पकड़ में आया, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। किस तरह वो महाराष्ट्र में बैठकर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था, उसने कबूल करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ जांच के दायरे में आए हैं उसके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप। शहनवाज मकसूद खान के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट में बहुत कुछ ऐसा है जो धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर सकता है। शक ये भी है कि शहनवाज मात्र एक मोहरा है और ये किसी और के कहने पर पूरा काम कर रहा था। अब पुलिस सूत्रों का ये दावा है कि वो शहनवाज के दुबई और पाकिस्तान एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। योगी की यूपी पुलिस अब इसी मिशन में है। शाहनवाज के उस चैट को रिट्रीव कर सकती है जो उसने फरारी के दौरान डिलीट की होगी। अगर इस चैट में किसी मौलाना से धर्मांतरण को लेकर सबूत मिले तो बद्दू का वही खाता चलाने वाले भी रडार पर होंगे। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज मुंब्रा के 3 मौलानाओं के संपर्क में था। इन्हीं मौलानाओं के जरिए शाहनवाज बच्चों को नेक्स्ट लेवल तक ब्रेन वॉश करता था और फिर मासूमों के जहन में इस्लामिक कट्टरता बैठाने की कोशिश की जाती। शाहनवाज ने अब तक इन मौलानाओं के नाम की डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि रेगुलर कस्टडी मिलने पर बड़े खुलासे हो सकते हैं और फिर सामने आ सकता है वो मास्टरमाइंड जिसकी मंशा पूरे हिंदुस्तान में धर्मांतरण की साजिश को फैलाना था। ऑफेंस रजिस्टर कविनगर पुलिस स्टेशन में उसका इन्वेस्टिगेशन भी गाजियाबाद पुलिस कर रही है। उसका इन्वेस्टिगेशन अलग से हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें वो कविनगर पुलिस स्टेशन को जिस भी प्रकार का असिस्टेंस चाहिए वो लीगल असिस्टेंस हम हमारी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। शाहनवाज का गेम ओवर हो चुका है। जल्दी ही धर्मांतरण कराने वाले मौलानाओं की दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस के पास इस केस से जुड़े पुख्ता सबूत हैं। शाहनवाज मकसूद खान के पास से आईपैड बरामद हुआ, लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर भी बरामद हुआ। उसकी फेक हिंदू आईडी बद्दो की हिस्ट्री भी निकाल ली गई। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी उसके पास से पाया गया। सूत्रों का दावा कि इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में शाहनवाज के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। किन हिंदू बच्चों का धर्मांतरण करना है, किन तरीकों से और कितने तरीकों से कराना है, इसका पूरा रिकॉर्ड इसी में होने के आसार हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा सेक्शन बनाया, कितने नाबालिग मासूमों से बात की, कितने बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बहलाया फुसलाया और कितने शिकार हो गए। उसे डिवाइस में इसीलिए रखा ताकि प्लान में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस डिवाइस में दूसरे देशों के लड़कों का डेटा होने का शक भी है, क्योंकि जिस ऐप पर वो गेम खेलता था वहां इंटरनेशनल लेवल पर एक साथ 100 से ज्यादा लोग जुड़ सकते थे। बद्दो ने इन ऐप्स का इस्तेमाल ये जानते हुए किया क्योंकि इनका सर्वर मिडिल ईस्ट के देशों से कनेक्टेड है। इसी घर के अंदर रहते हुए शाहनवाज अकेले अपने फुल इंटरनेट कनेक्शन के साथ जो है ना सिर्फ गेम को डेवलप करता था बल्कि गेम्स के बीच में स्टैग डालता था, जिससे कि खेलने वाले बच्चे जो हैं वो नए पड़ाव को पार नहीं कर पाते थे और फिर उनको टिप्स की जरूरत पड़ती थी, टेक्निक की जरूरत पड़ती थी जो शाहनवाज से लेते थे और फिर उसी के दरमियान जो है टेक्निक बताने के दौरान वो उन्हें एक धर्म के प्रति जो है वो आकर्षित करने की कोशिश करता था और फिर कई सारे इनायतें जो है वो पढ़ाने की कोशिश भी करता था। तो साफ तौर पर यहाँ से जो कंप्यूटर का सेटअप रिकवर किया गया है वो खुद शाहनवाज के भाई शाहदेव ने पुलिस को बताया है कि इसी कंप्यूटर सेटअप के साथ जो है गेम की डेवलपिंग होती थी। 31 मई से फरार शाहनवाज को पुलिस ने रायगढ़ के अलीबाग से पकड़ा। उस वक्त तो न्यूज चैनल पर खुद से जुड़ी खबरें देख रहा था। वो ये सोचकर परेशान था कि गाजियाबाद पुलिस अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि 15 जून तक उससे धर्मांतरण केस में सवाल किए जाएंगे। उसके खिलाफ गाजियाबाद में धर्मांतरण का केस दर्ज किया गया। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और बताया ये जा रहा है कि जो धाराएं उस पर लगाई गई वो गैर जमानती हैं। ऐसे में बहुत संभव कि योगी की पुलिस फेक हिंदू आईडी के जरिए बच्चों को फंसाने वाले पूरे गैंग का खुलासा शाहनवाज के जरिए कर सकती है, और ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में बहुत हैवी ट्रांजैक्शन हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस को शाहनवाज और उसके परिवार से जुड़े 7 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। खुलासे के मुताबिक इनमें इन बैंक अकाउंट में अलग अलग जगह से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। ये रकम क्यों भेजी गई, कहां से भेजी गई, किसके कहने पर भेजी गई, इसकी जांच साइबर टीम के जरिए कराई जा रही है। अगर इस रकम से लिंक हिंदुस्तान के बाहर किसी देश से जुड़े तो यूपी पुलिस ऐसा एक्शन लेने वाली है जिसकी कल्पना बद्दो ने की नहीं होगी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जिन बच्चों का शाहनवाज उर्फ बद्दो धर्मांतरण कराना चाहता था उन्हें फ्री में दुबई ले जाने का ऑफर दिया।
कोर्ट ने सारी चीजें आरोपी से खुद पूछी है कि क्या उसका मेडिकल करा गया है, क्या उसको कोई तकलीफ दी गई है, क्या उसके साथ घर वालों को ये बताया गया है कि उसको अरेस्ट किया है। और यहाँ तक कि कोर्ट ने उनको पूछा कि क्या आपको ये पता है कि आपको किस आधार पे पुलिस ने अरेस्ट करा है। तो शहनवाज ने खुद उसका आंसर दिया है कि उसको पुलिस ने क्यों अरेस्ट करा है। शाहनवाज जितना टेक्नो फ्रेंडली था उतना ही शातिर भी। उसने अलीबाग में लॉज लिया तो वहां फर्जी मोबाइल नंबर दिया। रजिस्टर पर जो पता लिखा वो गलत था। उसने फरारी के 10 दिन के दौरान 8 सिम कार्ड बदले। शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद कुछ पार्टी के नेताओं को खास दिक्कत है। योगी की पुलिस के इस एक्शन को एक धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है। गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम दे दिया, डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? क्या किया शाहनवाज ने? गेम से कभी धर्मांतरण होता है क्या? मूर्ख समझते हो लोगों को? शाहनवाज पकड़ा जा चुका है। उसकी मदद कराने और सिम कार्ड दिलाने वाले 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब रडार पर इस पूरे नेक्सस का असली किरदार है, जिसके लिए योगी पुलिस ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। मुंब्रा से शिवानी मिश्रा और मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। शाहनवाज ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए उकसाता था, तो उत्तराखंड में एक मुस्लिम शख्स के खिलाफ चल रही जांच के बाद असदुद्दीन ओवैसी टेंशन में है। ये पूरा मामला एक हिंदू नाबालिग बच्चे को सरेआम किडनैप करने की कोशिशों का है, जबकि ओवैसी इसके बहाने हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ओपनली वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मोटो एक्शन लो हेट स्पीच के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां हैं, ये लोग अपनी जबान को खुला रख दिए हैं। तो ये एक माहौल जो मुल्क में बन रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पहचान जिस मजहबी राजनीति की है, उससे वो अमेरिका के शिकागो से धार दे रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदुस्तान में मुसलमान की चर्चा करते करते ओवैसी ने उत्तरकाशी के पुरोला का जिक्र कर दिया। इसके बाद ओवैसी ने ट्वीट भी किया। 15 को होने वाली महापंचायत पर रोक लगाई गई और जो पलायन कर चुके हैं उन्हें वापस बुलाया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर ओवैसी इतने बेचैन क्यों हैं? तो इसकी वजह है यहाँ हुई ऐसी घटना जिसके बाद हिंदू समाज के लोग सड़कों पर हैं। यह आक्रोश भड़का एक नाबालिग बच्ची के अपहरण की कोशिशों पर, जिसका आरोप लग रहा है मुस्लिम समाज के युवक पर। इस घटना के बाद पुरोला के लोग सड़कों पर उतर आए और यह विरोध प्रदर्शन बरकोट, चिन्यालीसौड़ और भटवारी में होने लगा। ओवैसी और उनके समर्थकों का दावा है कि इलाके में ऐसे पोस्टर लगाए गए जिसके बाद मुसलमान पलायन करने लगे। इसी की देखा देखी कांग्रेस ने भी बीजेपी पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। कुछ लोग लेकिन हल्की राजनीति के लिए लड़ाने का काम, मतभेद पैदा करने का काम, कुछ जानबूझ करके मुसलमान लड़के हिंदू लड़के ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ करते हैं इस तरह का। अलग बड़े दूसरे लोगों का ज्यादा संपर्क नहीं होता, लेकिन ऐसा एक माहौल बन रहा है, उससे बहुत वातावरण दूषित होता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए किसी भी, क्यों गलत है तो गलत है। उत्तरकाशी में हिंदू लड़कियों की सुरक्षा को लेकर उबाल है। 15 जून को महापंचायत बुलाई गई है और इसी से ओवैसी खेमा डरा हुआ है। हालांकि पलायन वाले दावे को पुलिस गलत बता रही है। इसमें कई सारी सूचनाएं जो है भ्रामक भी हैं और अफवाह भी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की जो भ्रामक सूचनाएं और अफवाहें देने से बचें और इस मामले में जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है और दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। उत्तराखंड के कुछ खास इलाकों में पिछले कुछ वक्त से डेमोग्राफी और जियोग्राफिकल चेंज करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्टिव है। शासन प्रशासन की कोशिश है माहौल ठीक रहे मगर लव जिहाद के मामले ना बढ़े, क्योंकि पिछले 3 महीने में 46 लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद सरकार कड़े एक्शन लेने का प्लान बना रही है। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई हो। उत्तरकाशी इससे पहले अवैध अतिक्रमण और अवैध मजारों को लेकर सुर्खियों में था।
अब इस बार मामला हिंदू बेटी को अगवा करने की कोशिशों का है। जैसे ही इसमें आरोपी मुसलमान बताया गया तो वैसे ही अमेरिका से ही एक्टिव हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।